डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का जो हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा वो हम करेंगे 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट का। साइंस का जो चैप्टर सेकंड है केमिस्ट्री से है। और चैनल आप बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको केमिस्ट्री भी बड़े अच्छे ढंग से है, जो साइंस सब्जेक्ट है वो बड़े अच्छे ढंग से हम कवर करेंगे। और चैप्टर सेकंड का ये पार्ट सेकंड रहेगा। इससे पहले पार्ट फर्स्ट के अंदर भी हमने इस चैप्टर के कुछ प्रीवियस पोर्शन हैं वो डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर हमने एसिड बेस और एसिड बेस की नॉर्मल डेफिनेशन, किस तरीके से वो कलर इंडिकेटर को इफेक्ट करते हैं, हमारे डेली लाइफ में उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमने विद डायग्राम, एनसीईआरटी डायग्राम के साथ, जो भी पिक दी हुई हैं एनसीईआरटी की, कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं बोर्ड एग्जाम में। वो आपको फर्स्ट पार्ट में भी समझाई हुई है, और सेकंड पार्ट में मेनली हम किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, साल्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट है उसको बड़ा अच्छे ढंग से देख लेना है। वीडियो जरूर लेंथी बनती है, लेकिन आपको हर एक चीज कॉन्सेप्चुअली क्लियर करवाई जाती है, और एक के साथ जोड़ के एक स्टेप, जैसे हम स्टोरी पढ़ते हैं एक के बाद एक, ऐसे आपको कॉन्सेप्चुअली हर चीज का जो मतलब है वो समझाया जाता है। तो मेनली हम इस पार्ट में भी एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट ही पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से लिए हुए कुछ स्पेशल पॉइंट्स स्क्रीनशॉट्स की फॉर्म में यहाँ पे आपको लिए गए हैं, और वहाँ पे आपको बताया जाता है कि कौन सी चीज़ें आपसे मिसिंग हो जाती है। हम केवल क्वेश्चन आंसर पे फोकस रखते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एनसीईआरटी के वर्ड्स वगैरह जो आपसे छूट जाते हैं। तो यहाँ पे हम साथ में क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे इससे पहले हम लगभग 4 ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस हैं, फोर्थ ब्लू बॉक्स तक वो कर चुके हैं। अब जो बचे हुए ब्लू बॉक्स हैं वो भी पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं उनका भी आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे ढंग से करवाया जाएगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले साल्ट से। और साल्ट क्या है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी, ये हमने फर्स्ट पार्ट में बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस किया था। जब हमारे जो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और क्या बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर। और साल्ट की हमने वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी भी पढ़ी थी, जो आपको यहाँ भी काम आएगी। तो यहाँ पे कुछ साल्ट की फैमिली है, फैमिलीज ऑफ साल्ट। इसका मतलब क्या है? टाइप तो साल्ट के रहते ही हैं, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट, जो हमने फर्स्ट पार्ट में बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस किया था। तो फैमिली से क्या मतलब है? फैमिली यहाँ पे टाइप नहीं है, फैमिली है जैसे सल्फेट्स। सल्फेट्स की फैमिली क्या है? जिनके पीछे सल्फेट लगता है, जैसे Na2SO4, Al2SO4 3। इसी तरीके से MgSO4, CaSO4, ये क्या है? हमारे सारे के सारे सल्फेट्स हैं। तो हम बोल सकते हैं ये किसकी फैमिली है? सल्फेट्स की फैमिली है। इसी तरीके से यदि हम क्लोराइड की बनाएं, क्लोराइड की, तो NaCl, CaCl2, MgCl2, ये क्या है? ये क्लोराइड की फैमिली है। इसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि इस एक चीज को यदि हमने कॉमन रख लिया और बाकी उसके फॉर्मूले बना दिए हमने अलग अलग मेटल्स के साथ, तो वो एक फैमिली को डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पोटासियम सल्फेट्स, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो ये सल्फेट तक जितने भी आए हैं ये सारे सल्फेट की फैमिली में आते हैं। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जैसे ये क्या है? ये सोडियम के साल्ट बोल सकते हैं हम, ये सोडियम के साल्ट फैमिली है। एक चीज को कॉमन कर दिया हमने, जैसे इसमें सल्फेट को कॉमन किया है, इसमें हमने सोडियम को कॉमन कर दिया। जैसे सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3 होता है, सोडियम सल्फेट का वहां पे फॉर्मूला लिखा था मैंने। इसके अलावा ये जितने भी हमारे सोडियम से शुरू हैं तो सोडियम के साल्ट बोले जाएंगे। इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, फैमिलीज हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पीएच ऑफ साल्ट। पीएच जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया था, इसमें क्या रहता है, 0 से 14 तक रीडिंग रहती है, जिसमें न्यूट्रल पे 7 होता है। 7 बिल्कुल बीचों बीच है, और 7 से यदि नीचे की तरफ आते हैं तो एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग एसिड 0 पे होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस 14 पे होते हैं। और जैसे जैसे हम 7 to 14 बढ़ते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है। तो साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल, ये डेफिनेशन प्रीवियस पार्ट में हमने अच्छे से पढ़ी थी।
कि यदि हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तो वो न्यूट्रल साल्ट बनाएंगे। उनकी पीएच कितनी रहती है? लगभग 7, न्यूट्रल कंडीशन। ऑन द अदर हैंड साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एसिड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ले लिया, वीक हमने बेस लिया, तो ऐसे जो साल्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? जो चीज स्ट्रॉन्ग है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड लिए, जाहिर सी बात है उसकी पीएच आपकी 7 से लेस देन मिलेगी। दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, यदि हमने बेस स्ट्रॉन्ग ले लिया तो जाहिर सी बात है हमारा साल्ट बेसिक नेचर का मिलेगा, और जो उसकी पीएच है वो मोर देन 7 मिलेगी। तो यहाँ पे जो 3 टाइप के यहाँ पे मैंने लिखे थे, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल साल्ट, ये लेस देन 7 होता है इनका, ये इक्वल टू 7 या अप्रोक्स 7, और ये मोर देन 7 पीएच है वो शो करते हैं। उसके बाद जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपको साल्ट के बारे में जो पढ़ने को, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट है NaCl, जिसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं। और इस साल्ट ने हमारे जो इंडिपेंडेंस, जो रिवॉल्यूशन था, जो हमारी क्रांति थी, एक स्वतंत्रता संग्राम था जिसको बोलते हैं, वहां पे महात्मा गांधी ने दांडी मार्च जो की थी वो भी NaCl से जुड़ी हुई है। जो पिक दी हुई है इससे रिलेटेड आपको CBSE में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि हिस्ट्री नहीं आएगी यहाँ पे, कुछ भी आपको सोशल स्टडी नहीं पढ़नी, लेकिन ये पिक आपको किस चीज से रिलेटेड, हमारी साइंस में इसका क्या रिलेशन है, साइंस में ये NaCl से रिलेटेड है। उधर से ओशियन से जो भी हम क्या करते हैं, साल्ट निकालते हैं, तो पहले साल्ट के ऊपर क्या रहते थे? टैक्स होते थे। गवर्नमेंट ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने टैक्स लगाए हुए थे। तो और वहाँ पे फिर क्या किया, महात्मा गांधी जी ने वहाँ पे साल्ट है वो बना के उसका एक विरोध किया था। तो NaCl का हमारी इंडिपेंडेंस में भी बड़ा रोल माना जाता है। हालांकि यहाँ पे उसकी कोई हिस्ट्री नहीं दे रखी, अपनी बुक में केवल ये पिक दी हुई है, इंपॉर्टेंस ऑफ NaCl। और NaCl के बारे में ही हम आगे जो भी इसके प्रोडक्ट हैं, इससे क्या क्या प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं, उसके बारे में डिटेल है। तो सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट, समुद्र के अंदर, ओशंस में काफी सारे साल्ट होते हैं। सोडियम क्लोराइड भी एक साल्ट है जिसको हम सेपरेट करते हैं किससे? अदर साल्ट से, दूसरे साल्ट से। डिपॉजिट्स ऑफ द सॉलिड साल्ट आर आल्सो फाउंड सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि अलग अलग साल्ट वो कहीं पहाड़ों पे भी मिलते हैं, जैसे हमारा जो रॉक साल्ट होता है, रॉक साल्ट, या फिर जो काला नमक होता है उसको चट्टानों से भी निकाला जाता है, हालांकि बनाया भी जाता है उसको। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, और जब ये बड़े बड़े हम पत्थरों से देखते हैं, ये इम्प्योरिटीज होने की वजह से कैसे दिखाई देते हैं? ब्राउन। जैसे काला नमक होता है, हालांकि होता है उसमें भी NaCl है, लेकिन दूसरे कुछ, इसलिए इसको रॉक साल्ट भी बोला जाता है। रॉक साल्ट या टेबल साल्ट, NaCl तो उसमें मिलेगा ही, जो भी हम साल्ट खाते हैं, चाहे वो ब्लैक साल्ट है चाहे टेबल साल्ट, NaCl तो उसमें होगा ही। उसको तैयार किया कैसे किया जाता है? बेड्स ऑफ रॉक साल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगोन एज इज ड्राइड अप एंड रॉक साल्ट इज माइंड लाइक कोयल। तो क्या किया जाता है? ऐसे क्यारियां सी बनाई जाती हैं, बेड्स मतलब क्यारियां, और इनके अंदर वाटर, जो सी वाटर है उसको लेके आया जाता है, और आराम आराम से क्या किया जाता है, इस वाटर को इवेपोरेशन से सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब ये सूख जाता है तो वहां पे हमको क्या मिलती हैं? फिर बेड्स ऑफ साल्ट मिलती हैं, साल्ट की क्यारियां। और उन साल्ट को फिर वहां से निकाल के उसको इम्प्योरिटीज है उसको क्या किया जाता है? दूर करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी होती हैं जो क्या करती हैं, फिर हमारा जो वाइट कलर आता है, जो बिल्कुल सफेद साल्ट हम देखते हैं, वो इम्प्योरिटीज निकाल के इसको बनाया गया होता है। उसके बाद हम समझते हैं कॉमन साल्ट, रॉ मटेरियल्स फॉर केमिकल्स। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें ये एक रॉ मटेरियल मीन्स उनकी प्रिपरेशन में कहीं ना रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है क्लोर एल्कली प्रोसेस का, और इसमें रिलेटेड 2 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है और 3 मार्क्स में भी आता है, और ये पिक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसमें क्या है, यदि हम जो हमारा NaCl है, NaCl को वाटर में डिजोल्व करके, वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, कहने का मतलब उसका एक एक्वा सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं, उसको हम ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन। और जब इस घुले हुए NaCl में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एक बैटरी लगा दी है या सेल लगा दिया है। सेल का एक साइड पॉजिटिव एंड है जिसको एनोड बोलेंगे, और एक नेगेटिव को कैथोड बोलेंगे। अब ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स हैं जो हमने किस में डुबो रखे हैं? NaCl के सॉल्यूशन में, जिसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया गया है, ब्राइन। इसको स्पेशली याद रखना है, ये 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है।
तो यहाँ पे क्या होएगा, NaCl जैसे ही वाटर के अंदर जाता है तो वो टूट जाता है किसमें, Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। इस तरीके से Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव ये आयंस में टूट जाता है हमारा जो साल्ट है। अब क्या होएगा, जो पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव एंड है, तो क्या होएगा, नेगेटिव एंड की तरफ हमारे पॉजिटिव वाले है वो अट्रैक्शन की वजह से वो जाना शुरू कर देंगे इस तरीके से। और ये बीच में जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स एक ये जो स्टेप आपको समझाई जा रही है ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है जब हम किसी भी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसके बाद देखा जाता है क्या होएगा उसमें से। तो एक मेम्ब्रेन से ये सेपरेटेड है, हो सकता है। और इस मेम्ब्रेन में क्या है, ये खास बात है कि इसमें केवल आयंस मूव कर सकते हैं इजिली। तो क्या होएगा, जो पॉजिटिव वाले हैं जैसे सोडियम आयंस हैं वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे और यहाँ पे Na पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे। और जबकि जो क्या है नेगेटिव वाले हैं, क्लोराइड आयंस हैं, वो इस साइड में इकट्ठे हो जाते हैं इस तरीके से, क्लोराइड आयंस। और ये क्लोराइड आयंस इस साइड में इकट्ठे होने की वजह से क्या करेंगे, दो क्लोराइड आयंस जब आपस में मिल जाते हैं तो इनके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिमूव कर दिए जाते हैं और Cl2 क्लोरीन गैस है वो बन जाती है। और क्लोरीन गैस कहाँ पे निकलती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एनोड साइड पे क्लोरीन गैस निकलेगी। जबकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो सोडियम आयंस हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। सोडियम तो गैस नहीं बना सकता, लेकिन हमने इसमें वाटर भी लिया हुआ है H2O। और H2O किस किस के अंदर ब्रेक होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे क्या होएगा, जो OH नेगेटिव आयंस है वो भी इस तरीके से पड़े हुए हैं, इस तरीके से यहाँ भी पड़े हैं। H पॉजिटिव आयंस कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, H पॉजिटिव आयन इकट्ठे होंगे इस नेगेटिव साइड में, कैथोड वाली साइड में। ऐसे ही H पॉजिटिव क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने छोड़ दिए ना यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स पकड़ेगा यहाँ पे और सिंपल क्या हो जाएगा, नॉर्मल हाइड्रोजन में आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ मिलता है तो H2 गैस लिबरेट होती है। और ये H2 गैस किस एंड से होगी, वो कैथोड से होगी, जबकि क्लोरीन गैस एनोड से लिबरेट होती है। उसके बाद हमारे सॉल्यूशन में बचा क्या है, हाइड्रोजन भी निकल गया। देखो यहाँ से हमने हाइड्रोजन को निकाल दिया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है वो तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल गया, हाइड्रोजन आयन है जो हमारा बच गया OH नेगेटिव आयन और सोडियम पॉजिटिव आयन से। जबकि क्लोरीन है वो यहाँ से हमने बाहर निकाल दी। तो क्या होएगा, ये दोनों मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ही इस ब्राइन में, क्योंकि पूरे ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होती, ब्राइन के अंदर कुछ अमाउंट में हम एक साइड से इस ब्राइन को निकालते रहते हैं साइड में, और यहाँ पे हमारा NaOH है वो बाहर निकलता रहता है। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, NaCl प्लस H2O NaOH बनेगा और Cl2 और H2O निकल जाती है। H2 गैस है जो वो कहाँ निकलेगी, कैथोड पे, और ये कहाँ निकलेगी, एनोड पे। ये आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है। और इस पिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें आपको यूजेस दिए हुए हैं, क्लोरीन के क्या क्या यूज हैं, हाइड्रोजन के क्या यूज हैं, इसके अलावा NaOH इसके तो खैर हमने यूज पढ़ने ही है, बेकिंग सोडा बनाने में यूज करते हैं। इसके अलावा वॉशिंग सोडा में इसका यूज पढ़ेंगे हम। इसके अलावा जो क्लोरीन गैस है इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, तो इसे आगे का साल्ट पढ़ेंगे हम, क्लोरीन गैस जो यहाँ पे निकली है। तो यहाँ पे इनके यूज भी आपको याद रखने हैं, 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस को आपने अच्छे से समझाना है, इसकी डेफिनेशन बतानी है, ये पिक बनानी पड़ेगी। उसके बाद इसके यूज बताने पड़ेंगे, इसके जो प्रोडक्ट निकले हैं NaOH के क्या यूज हैं, कोई दो दो यूज भी बता सकते हो एक एक लाइन के अंदर, और हाइड्रोजन के भी 2 यूज बता सकते हो। यूज हैं क्या, वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं क्लोरीन को, स्विमिंग पूल्स में यूज किया जाता है, यदि वो पानी ज़्यादा गंदा हो जाता है तो ये एक प्रकार का डिसइफेक्टेंट का काम करता है, मतलब वहाँ पे जो पैथोजेंस हैं या फिर जो बीमारी फैलाने वाले जीव पैदा हो जाते हैं उनको किल कर देता है। PVC जो वायरिंग होती है हमारी घरों में, तारें होती हैं, प्लास्टिक की कवरिंग होती है वो PVC होती है, उसको बनाने में क्लोरीन यूज करते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि एक रेफ्रिजरेशन का काम करती है, हमारे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर इसको यूज किया जाता है कूलेंट के रूप में, बोल सकते हैं कूलेंट के रूप में। हालांकि ये ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन होता है उसमें बड़ा ही क्रूशियल रोल, या फिर बड़ा ही हम बोल सकते हैं एक नेगेटिव रोल प्ले करती है, इसलिए इसके आज के टाइम तो इसको फॉर्मेशन वगैरह है, बनाई तो जाती है, लेकिन हम रेफ्रिजरेशन में यूज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने इसके रूल बनाए हुए हैं। और एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है ओजोन लेयर के बारे में, वहां भी CFC का डिस्कशन है।
तो आपको एक जगह पे कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, वो हर जगह से जोड़ के समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि आप उससे रिलेटेड कहीं पे भी मार ना खाओ। उसके बाद है पेस्टिसाइड। और पेस्टिसाइड क्या होते हैं? पेस्टिसाइड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी पेस्ट को, पेस्ट ऐसे जीव होते हैं, ऐसे कीट पतंगे होते हैं जो हमारी इसको नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, तो उनको बनाने में भी इसको यूज करते हैं। हाइड्रोजन का यूज फ्यूल में किया जाता है, ईंधन में, रॉकेट के अंदर हाइड्रोजन यूज करते हैं। और बड़ा ही ये फ्यूल की खास बात क्या है, बड़ा ही एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये। एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे? अब ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो H2O निकालता है, कोई CO2 कोई NO2 कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेज नहीं निकलती। इसलिए इसको एक क्लीन फ्यूल के रूप में भी बोला जाता है, हाइड्रोजन को क्लीन फ्यूल, साफ सुथरा फ्यूल होता है। इसके अलावा मार्गेराइन्स, अमोनिया और फर्टिलाइजर्स, ये जो केमिकल्स हैं अमोनिया और ये मार्गेराइन्स, ये क्या होते हैं? हमारे फर्टिलाइजर उर्वरकों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अमोनिया को तो जैसे बहुत ज़्यादा हम पढ़ते भी हैं, ऐसी चीज़ों के लिए भी हम जो हाइड्रोजन है वो यूज करते हैं। इसके अलावा ब्राइन के अंदर जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है? ये डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, डीग्रीजिंग मीन्स ग्रीस वगैरह ज़्यादा लगा हुआ है मेटल्स को, उसको साफ सुथरा करना है, तो डीग्रीजिंग का मतलब है उसको ग्रीस हटाने के लिए यूज करते हैं। सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है NaOH, जैसे बताया मैंने, वॉशिंग सोडा हम पढ़ेंगे इससे बनता है। पेपर मेकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आर्टिफिशियल फाइबर्स, जो कृत्रिम धागे हैं, उनको भी इससे बनाते हैं हम। तो ये आपका डिटेल प्रोसेस था जो कि क्लोरोएल्कली से रिलेटेड आपको हर एक कॉन्सेप्ट कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कहाँ से एनोड कैथोड वाले पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोसेस तो है ही बड़ी इंपॉर्टेंट, ये NaOH बनता है, Cl2 और H2। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो हमारा फर्स्ट साल्ट है। हालांकि ये दूसरे नंबर का NaCl के बारे में हमने एक आइडिया ले लिया है, ये है ब्लीचिंग पाउडर। अब साल्ट ही पढ़ेंगे हम। एक ब्लीचिंग पाउडर है, उसके बाद वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 4 साल्ट हमने अच्छे से समझने, बनते कैसे हैं, इनके यूज क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन जो प्रोड्यूस की थी हमने किसके अंदर? क्लोरोएल्कली प्रोसेस में। उसकी रिएक्शन किससे करवाई जाती है? ड्राई स्लैक्ड लाइम, CaOH2। दो लाइम होते हैं, एक तो होता है क्विक लाइम, पहले ही बताया था मैंने, और एक होता है स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम। और ये वर्डों से आपसे पूछा जाता है, दोनों के फॉर्मूले पूछ लेगा। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतना फर्क है इनमें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन यदि क्लोरीन से करवाते हैं तो क्या बनता है? एक ऐसा साल्ट बनता है CaOCl2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2O हमारा निकल जाएगा। तो यही ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग मीन्स, जैसे ब्लीचिंग नॉर्मली एक वर्ड होता है जो लगभग हम क्या करते हैं, कोई दाग धब्बे वगैरह है, चेहरे पे भी ब्लीचिंग होती है, उसको हटाने के लिए भी यूज किया जाता है ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय CaOCl2। क्वेश्चन आपको पता ही कैसे पूछते हैं, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताना आपने क्या होता है, कि प्रिपरेशन कैसे होती है ये बतानी है। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस होती है। और मेन है इसके यूजेज, कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जाता है। यूज कैसे हम देख सकते हैं? फॉर द ब्लीचिंग कॉटन, लिनन, ये जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, कपड़ा उद्योग होता है, उसके अंदर ब्लीचिंग के लिए, मतलब इनके कलर को हटाने के लिए पहले इनके कलर को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है, फिर मनचाहा कलर इनको हम दे के और जो भी कपड़े हैं वो बना सकते हैं। वुड पल्प, जो लकड़ी का पल्प होता है, या फिर जिससे हम लुगदी भी बोलते हैं, पेपर फैक्ट्रीज के अंदर उस कलर को हटाने के लिए, तो वाइट कलर हमको पेपर का दिखाई देता है, और वैसे हम लकड़ी देखते हैं वो तो ब्राउन कलर की होती है, ब्लैक कलर की भी। तो यहाँ पे जो उसको क्या किया जाता है, पहले कलर को हटाया जाता है। ब्लीचिंग वास्ट क्लोथेज इन लॉन्ड्री, इसके अलावा ब्लीचिंग होती है इसके अंदर जो हमारे कपड़े वगैरह धुलते हैं, जहाँ पे लॉन्ड्री के अंदर भी ब्लीचिंग की जाती है, ड्राई क्लीनिंग वगैरह वहाँ पे भी यूज करते हैं इसको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ये क्या कर सकता है? दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, खुद ये रिड्यूस हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि रिड्यूसिंग करके ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, क्योंकि इसके पास क्या है? एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट। और ये ऑक्सीजन का एटम वैसे तो हम पढ़ते हैं क्या, कैल्शियम का, कैल्शियम क्लोराइड Cl2 की फॉर्म में मिलता है। तो ये इजीली क्या कर सकता है? इस ऑक्सीजन को बाहर छोड़ के किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और खुद रिड्यूस हो सकता है। उसके बाद टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स।
इसके अलावा वो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको भी साफ सुथरा करने में, उसके अंदर जो पैथोजेंस हैं, कीड़े वगैरह बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में भी इस्तेमाल करते हैं। बनता कैसे है यदि आइडिया लें इसका, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दो हाइड्रोक्साइड लगे होते हैं इस पे, तो होगा क्या, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है। क्या होएगा, वाटर का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है, बल्कि जो बच गया हमारा CaO और इसके साथ Cl2 है वो अटैच हो जाता है। इस तरीके से वैसे मैकेनिज्म बड़े अच्छे ढंग से 11th-12th में आते हैं, जिससे आपके इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे भी, कुछ आइडिया लेंगे मेटल नॉन मेटल वाले में कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होते हैं, आयनिक बॉन्ड के अंदर पढ़ते हैं मेनली। लेकिन मैकेनिज्म आपको ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलते हैं 11th-12th में जब पढ़ोगे। बनते कैसे हैं, ये चीज़ बन कैसे गई, क्या क्या टूटा उसमें और क्या दोबारा बने हैं। तो केमिकल रिएक्शन में जाहिर सी बात है, जो प्रीवियस बॉन्ड होते हैं, प्रीवियस बॉन्ड वो तो होते हैं ब्रेक, और जो न्यू बॉन्ड हैं वो बनते हैं। तो जैसे ये बताया मैंने, ये बॉन्ड ब्रेक होके और नया बॉन्ड किसके बीच में बन गया, क्लोरीन में और CaO में। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट साल्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किस में यूज किया जाता है, बेकरी आइटम्स में, बेकिंग में। बेकिंग मीन्स कुछ इस तरीके से पकाना किसी भी चीज को जिससे क्या है वो सॉफ्ट बने, सॉफ्ट बने, जैसे ब्रेड वगैरह है, बिस्किट वगैरह है, बेकरी आइटम्स होते हैं के अंदर एयर की वजह से वो फूल जाते हैं। तो बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन, ज़्यादातर इसको रसोई में यूज करते हैं, क्या करने के लिए, टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़ाज, पकोड़े बनाने के लिए। और उसके अलावा समटाइम्स इट इज एडिड टू फास्टर कुकिंग, कुकिंग को फास्टर बनाने में भी हम इसको, जल्दी जल्दी कुक हो जाता है मटेरियल, के लिए भी यूज करते हैं। केमिकल नेम क्या है इसका, ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट भी हो सकता है, सोडियम बाई कार्बोनेट ये भी आपको मिल सकता है। तो इसलिए दोनों नाम से ध्यान रखना है, बाई भी लगा मिल जाता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लगा मिल जाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड सोडियम क्लोराइड एज ए वन ऑफ द रॉ मटेरियल, सोडियम क्लोराइड यूज किया जाता है इसके अंदर, और ये सोडियम क्लोराइड और वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसमें से क्या निकालते हैं, NaOH। और NaOH की रिएक्शन किसके साथ की जाती है फिर, दोनों के साथ। अब होगा क्या, वैसे तो जब हम अलग से इसमें NaOH की रिएक्शन नहीं देखेंगे, इसी में से हम समझते हैं कि ये मॉलिक्यूल है जो हमारा, ये बना कैसे, हमारा काम का मॉलिक्यूल है ये, या NaHCO3। अब बनता कैसे है ये, NaCl है, Na और Cl में ब्रेक हो जाता है, वाटर है H और OH में टूट जाता है, CO2 है, ये क्या होगी, इसके अंदर जैसे CO3 है वो बनेगा, वो कैसे देखेंगे, और NH क्या है हमारा 3 है, इनके साथ कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, इसके अंदर ऐड हो जाता है, NH4 बना लेता है, NH4 पॉजिटिव, के पास पॉजिटिव चार्ज था, NH4 बन जाता है। ये NH4 क्या करेगा, इस Cl के साथ मिलके क्या बना लेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। उसके बाद जो ये OH है, इसमें से भी क्या होएगा, इसमें से ऑक्सीजन तो CO3 के साथ लग जाएगी, और H है इसके आगे लग जाएगा, बाकी बचा क्या है हमारा, NaHCO3। इस तरीके से अब बोल सकते हैं जो OH है ना वो CO2 के साथ मिलके HCO3 एक ऐसा साल्ट बना लेता है। ऑक्सीजन है वो यहाँ ऐड हो जाती है, O3 हो जाता है, H इसके आगे लग जाता है HCO, और ये किसके साथ मिलता है फिर, सोडियम के साथ मिलके NaHCO3। इस तरीके से बनता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा बाय प्रोडक्ट होता है। बाय प्रोडक्ट मीन्स इसका कोई यूज नहीं है, ये वैसे ही एक्स्ट्रा बनता है केमिकल रिएक्शन में। उसके बाद होता क्या है, ये यूज कैसे किया जाता है फिर, ये साल्ट है जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे काम में कैसे आता है, जब हम इसको किसी चीज में मिलाते हैं, आटे के अंदर मिलाया जाता है, तो जब ये गर्म होता है तो ये क्या होएगा, सोडियम कार्बोनेट में ब्रेक हो जाता है, और इसमें से CO2 गैस निकलती है। और ये CO2 गैस ही क्या करती है, हमारे आटे को या फिर केक के अंदर जो पोर्स बनते हैं, छिद्र बनते हैं, आटे को फुलाने में मदद करती है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहा जाता है ये कौन सी गैस की वजह से हमारा जो आटा है या फिर जो केक वगैरह है या फिर ब्रेड है वो फूलते हैं, सोडियम, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गोट वेरियस यूजेज इन हाउस होल्ड,
बहुत सारे हमारे इसके इस्तेमाल भी हैं। यूज़ देख लेते हैं क्या क्या है। बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। बेकिंग पाउडर बनता कैसे है, तो ये इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब कई बार हम दोनों को एक मानते हैं कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा यही है। बेकिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर एडिड सच एज टार्टरिक एसिड, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, इससे निकलता है टार्टरिक एसिड, इमली से। इमली वाले एसिड को यदि हम बेकिंग सोडा में मिला देते हैं तो उससे जो भी हम मटेरियल तैयार करेंगे वो हमारा क्या है, वो होएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, इसने इनके दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए आपको। सोडियम बाई कार्बोनेट में यदि हम टार्टरिक एसिड मिला देते हैं, टार्टरिक एसिड, ये क्या बन जाता है हमारा, बेकिंग पाउडर बन जाता है। और इसको क्या बोल सकते हैं, बेकिंग सोडा, हमारा बेकिंग सोडा होता है। तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए टार्टरिक एसिड को मिलाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, ऐसी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं जो आप बिना समझे ही रटने की कोशिश करते हो तो एग्जाम में भूल जाते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट में से जो टार्टरिक एसिड है, इसमें से जो क्या काम होता है टार्टरिक एसिड का, ये प्रोटॉन छोड़ता है। और ये प्रोटॉन जैसे ही आएगा तो क्या होएगा, ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा हमारा, सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड, सोडियम साल्ट बन जाता है किसी भी एसिड का, जैसे NaCH2O नेगेटिव, ये सोडियम एसीटेट होता है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ सोडियम टार्टरेट, कुछ ऐसा सब्सटेंस है वो बन जाता है। और इसके अलावा क्या होएगा, जैसे HCO3 है, ये रिएक्शन में आपको अलग से दिखा देता हूँ क्या कुछ इसमें करके दिखाया हुआ है। ये है NaHCO3 प्लस CO2 प्लस H पॉजिटिव, H पॉजिटिव कहाँ से आया ये H पॉजिटिव, टार्टरिक एसिड से। टार्टरिक एसिड, एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन छोड़ते हैं। तो ये प्रोटॉन क्या करता है, ये प्रोटॉन क्या करेगा, इनके साथ मिलके अपनी कलाकारी दिखाएगा। वो कैसे, जैसे H एक हमारे पास है, एक H ये हो गया 2, और एक ऑक्सीजन इसमें से निकलेगी H2O, और इसमें क्या बच गया CO2। ये चीज़ें निकलती हैं और यही बेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, CO2। इसके अलावा, इसके अलावा और क्या रहता है इसमें, सोडियम जो बच गया हमारा, और इसमें प्रोटॉन छोड़ने के बाद जो भी हमारा एसिड बचा हुआ है वो क्या करेगा, इसके पीछे लग जाएगा, टार्ट्रेट कुछ ऐसा, सोडियम टार्ट्रेट ऐसा हमारा सब्सटेंस है वो बच जाता है। तो इस तरीके से, और ये इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, एडिबल ही होता है। मेनली है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से हम CO2 को कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये कोई भी एक एडिबल एसिड, ये वर्ड दिया हुआ है, एडिबल एसिड को हम यूज करते हैं। उसके बाद और यूज देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो ए इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था, जब इन डाइजेशन की कंडीशन हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, ज़्यादा ओवर ईटिंग की वजह से गैस वगैरह बन जाती है, HCl ज़्यादा रिलीज हो जाता है, उस केस में कुछ दवाइयाँ यूज करते हैं जिनको हम एंटासिड बोलते हैं। तो एंटासिड बनाने में भी यूज करते हैं। ये क्यों, क्योंकि एल्कलाइन होने की वजह से, बेसिक नेचर होने की वजह से हमारे जो एक्सेस एसिड होता है, HCl ज़्यादा छूट जाता है जब स्टमक के अंदर, उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज, और हमको रिलीफ प्रोवाइड करता है, राहत देता है। इसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे बताया था ना, इसमें से CO2 निकलती है, और ये CO2 तो क्या करती है, हमारे यहाँ पे बेकिंग में काम आ जाती है। और CO2 एक फायर एक्सटिंग्विशर भी है, ये लगी हुई आग को बुझाने का काम करता है। तो उस केस में एक एक्टिविटी दी हुई है इस चैप्टर के एंड में, एक्टिविटी वैसे नॉर्मल एक्सरसाइज के बाद, जिसमें आपको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कैसे बना सकते हो उसके बारे में बताया हुआ है। और इसमें सिंपली क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पे तो हमने एडिबल एसिड लिया था, यहाँ पे तो हमने क्या लिया था, सिंपल एडिबल एसिड। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे एडिबल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो खाने में ले रहे थे हम। कोई भी जैसे HCl ले लिया हमने, HCl क्या करेगा, NaCl बना लेगा, और इसने जो प्रोटॉन छोड़ा है उससे H2O और CO2, और ये H2O और CO2 दोनों क्या हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। इस तरीके से एक एक्टिविटी दी हुई है, एक बोतल के अंदर ऐसे लगा के, और यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब को लटकाया हुआ है, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, HCl लेना है, अंदर क्या है, NaHCO3 है। उसके बाद जैसे इस टेस्ट ट्यूब को हम हिलाएंगे तो ये HCl जैसे इसके अंदर आएगा, तो यहाँ पे क्या है, एक बोतल को बंद करके यहाँ से ट्यूब निकाली हुई है, और उस ट्यूब में से क्या निकलेगा,
CO2 है वो बाहर निकलता है। उसको यदि हम बर्निंग कैंडल को इसके पास लेके आएंगे, क्या कर देगा, उसको एक्सटिंग्विश कर देता है, बुझा देता है। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपडेशन देख रहे हो एग्जाम्स के अंदर, चाहे CBSE हो चाहे स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हो, उनमें आपके प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, प्रैक्टिकल नॉलेज से, ना कि क्रैमिंग से रिलेटेड, फैक्ट एंड फिगर से रिलेटेड ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर प्रैक्टिकली यूज में क्या क्या आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसलिए आपको एक्टिविटीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा। वॉशिंग सोडा देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने में इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी एक ऐसे ही केमिकल सब्सटेंस है जो कि सोडियम क्लोराइड से ही इसको तैयार करते हैं, साल्ट से ही तैयार किया जाता है। हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 NH2O, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बनाया कैसे जाता है, Na2CO3 बनता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, किससे, NaCl से, और जैसे वहां पे देखा था हमने NaHCO ये बनाया था, इस तरीके से तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, और सोडियम बाइकार्बोनेट से ही हम क्या बनाते हैं, Na2CO3 बनाते हैं। और इसमें से जो प्रोटॉन्स हैं उसको किसी बेस के साथ, बेस को किसकी बुक होती है, प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन्स को छुड़वा दिया जाता है, और हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है वो बन जाता है। बनाया किससे जाता है, इसको भी NaCl से ही बनाते हैं। वही है, पहले तो इसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट ही बनाएंगे, कहने का मतलब यही है। और उसके बाद फिर क्या किया जाता है, देख भी सकते हैं, कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, आ गया ना, बेकिंग सोडा ही तो बोला था हमने। बेकिंग सोडा से ही उसको यदि हम गर्म करते हैं तो उसी से हम सोडियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है इसके अंदर क्रिस्टल बनाना, हमने क्रिस्टल बनाई है। जैसे NaHCO3 को सिंपली हमने हीट किया तो क्या बना, Na2CO3 प्लस H2O, और इसके अलावा CO2 भी बन जाता है। और इससे बैलेंस करेंगे तो लगभग ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाती है। और ये किसकी रिएक्शन है, हालांकि हमारी एनसीईआरटी में केवल Na2CO3 ही दिया हुआ है डायरेक्ट, सीधा ही सोडियम कार्बोनेट से ये वाटर के मॉलिक्यूल डॉट लगा के चिपका के दिखा रखे हैं। लेकिन ये बना कैसे है, बनने का ये प्रोसेस है। बनने का क्या, जैसे इसने बोला हीट करना है हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि हम हीट कर देते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, और H2 और CO2 है बाहर निकल जाता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और जो ही सोडियम कार्बोनेट बना है हमारा, इसी को क्या किया हमने, वाटर मॉलिक्यूल के साथ यदि छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद ये क्या बना लेता है, एक ऐसा ऐसा फॉर्मूला बना लेता है, क्या बोलते हैं इसको, जब ये वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे अटैच होते हैं साल्ट के साथ, वो अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्ट उस केमिकल बनाने में, वो सिंपली एक बॉन्ड के साथ वहां पे अटैच हुए मिलते हैं, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये भी टॉपिक हम इससे जस्ट आगे ही पढ़ेंगे, क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ साल्ट फॉर्मेशन। तो ये याद रखना आपने, पहले यही रिएक्शन याद रखनी है, उसके बाद ये हमारा लास्ट में क्या बना है, वॉशिंग सोडा बना है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फार्मूला पूछे तो यही लिखना आपने, सोडियम कार्बोनेट, अकेला लिखने से काम नहीं चलेगा, 10 ये H2O लगाना भी पड़ेगा इसके साथ। प्लस का निशान भी नहीं यूज करना है, डॉट लगा के यूज करना है। डॉट का मतलब अटैच्ड है ये, प्लस का मतलब तो अटैच्ड नहीं है, इसलिए ये कहना चाह रहे हो आप। उसके बाद है यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, वॉशिंग सोडा जिसको हम बोला है, इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। साफ सफाई में यूज करते हैं मेनली, कांच को धोने के लिए, या फिर सोप साबुन बनाने के लिए। इसके अलावा जो भी पेपर इंडस्ट्रीज है, पेपर की साफ सफाई के लिए यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स भी एक सोडियम का सब्सटेंस होता है जिसके काफ़ी बेनिफिशियल यूज हैं। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट, बता दिया क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं हम डोमेस्टिक पर्पज, घरेलू कपड़े वगैरह धोने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये वाटर की हार्डनेस क्या होती है, वाटर दो टाइप के होते हैं हार्डनेस के बेस पे, होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। हार्ड, वैसे एक हैवी वाटर भी होता है, हैवी वाटर। हार्ड और हैवी दोनों अलग हैं। हैवी वाटर होता है D2O, ड्यूट्रियम डाइऑक्साइड, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन, ये क्या है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है।
सिंपल हम किसको पढ़ते हैं ज़्यादातर, H2O को, ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन ही होता है। इसके अलावा ड्यूट्रियम भी ऑक्साइड बनाता है हालांकि टेट्रियम भी है T2O, ये हैवीएस्ट है, लेकिन हैवी वाटर को हम D2O की फॉर्म में ज़्यादा पढ़ते हैं, T2O तो बहुत कम ही मिलता है। सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है ये हम समझ। सॉफ्ट वाटर ऐसा होता है जिसके अंदर हमारा जो सोप है, सोप या फिर डिटर्जेंट, हालांकि डिटर्जेंट नहीं, सोप से ही ज़्यादा हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम यदि सोप से हाथ धोएंगे इस वाटर के अंदर तो वो क्या बनाएगी, फोम बनाएगी, अच्छा खासा जाग बनाएगी। और हम कई बार देखते हैं जाग नहीं बनता है साबुन से हाथ धोते हैं, तो इसका मतलब वाटर आपका हार्ड है। और सोप के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, लेदर फॉर्मेशन। लेदर भी क्या करती है, लेदर भी एक प्रकार का फॉर्म ही है, यहाँ पे लेदर चमड़े से रिलेटेड नहीं है, लेदर फॉर्मेशन मतलब फॉर्म बनाता है। साबुन है अच्छे से अपना क्लीनिंग एक्शन करती है, कहने का मतलब ये है। अब हार्ड वाटर में क्या होते हैं, कुछ साल्ट होते हैं, क्लोराइड आयन और सल्फेट आयंस, कुछ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के कुछ आयंस या फिर कुछ साल्ट प्रेजेंट होते हैं। और साल्ट की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से हमारा जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है ना, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, इसको हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, कैसे क्लीन करती है साबुन, क्या क्या बना के क्या क्या चीज़ें बनती है जिससे वो क्लीनिंग करती है। तो वो हार्ड वाटर में क्लीनिंग एक्शन अच्छे से नहीं हो पाता, फॉर्म नहीं अच्छे से बन सकती, मिसल फॉर्मेशन अच्छे से नहीं बन सकता, या फिर हम बोल सकते हैं मिसल फॉर्मेशन, तो उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। अब हार्ड वाटर की जो एक साल्ट है जो मैंने बताया, मैग्नीशियम या कैल्शियम क्लोराइड है या फिर मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट, इनको रिमूव किया जाता है किससे, हमारे वाशिंग सोडा से, Na2CO3 से। 11th में आती है ये डिटेल, किस तरीके से रिमूव की जाती है हार्डनेस। तो इनको यदि हमने रिमूव कर दिया ना साल्ट को, तो हमारा वाटर नॉर्मल हो जाता है फिर। और वो क्लीन वाटर, हम उसको ये तो नहीं बोल सकते कि पीने के लिए यूज करेंगे, लेकिन उसको क्लीनिंग एक्शन में जरूर यूज कर सकते हैं। और यही रीजन होता है, क्या करते हैं हम कपड़ों को पहले डिटर्जेंट में भिगोते हैं और साबुन लगानी है तो बाद में लगाई जाती है। इसलिए डायरेक्ट आप यदि साबुन यूज करते हो तो उतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं आएगी जितना पहले उसको डिटर्जेंट में डुबोएंगे तब आएगी। तो डिटर्जेंट में डुबोने से मतलब ये नहीं है कि वो क्लीनिंग ही कर देता है उसकी कंप्लीट, हालांकि ऐसे वॉशिंग पाउडर या फिर ज़्यादातर हम देखते हैं ये मशीन वाले जितने भी वॉशिंग मशीन वाले जितने डिटर्जेंट आते हैं उनमें तो सोप का ही एक्शन रहता है अंदर, सोप के भी साथ में मोलिक्यूल डाल दिए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो डिटर्जेंट हम यूज करते हैं कपड़ों को पहले भिगो के रखते हैं, इसका मतलब हमारा वाटर सॉफ्ट किया जाता है। और वाटर सॉफ्ट होने के बाद क्या करते हैं फिर, साबुन से मिसल फॉर्मेशन बना के जो भी पक्के गाव हैं, ज़्यादा पक्के दाग हैं, गाव नहीं दाग, जो ज़्यादा पक्के हैं जो डिटर्जेंट रिमूव नहीं किए, उसे क्या करते हैं फिर साबुन से दूर किया जाता है। साबुन का क्लीनिंग एक्शन इतना समझना हमने सॉफ्ट वाटर में ही अच्छे से होता है। तो ये हार्डनेस को रिमूव करता है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, हार्डनेस रिमूवल के रूप में भी यूज करते हैं। और हार्डनेस का मतलब ये नहीं कि सख्त है वाटर, वहाँ पे साल्ट से मतलब है, दिखने में तो वो भी लिक्विड ही मिलेगा और दिखने में ये भी लिक्विड है, बस इसका वजन ज़्यादा होता है। आइसोटोप में हम पढ़ते हैं तो है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ड्यूट्रियम का 2 होता है, ट्राइटियम का 3 होता है, तो ये मास के हिसाब से हैवी बोला जाता है, हैवी और हार्ड। हायर क्लासेज के लिए वैसे आपको बता दिया मैंने, हो सकता है 10th में आपको इतना काम ना आए। उसके बाद है क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट आर रियली ड्राई, क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, और ये टेस्ट ट्यूब से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट कहीं मिल भी सकता है आपको। इसमें क्या होएगा, यदि हम एक टेस्ट ट्यूब में कोई भी साल्ट लेंगे तो यहाँ पे क्या होएगा, जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसमें बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। कोई भी साल्ट है, जैसे हमारा NaCl है, NaCl वैसे गिल्ला हो जाता है, वो अलग बात है कि वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एटमोस्फियर से, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो तो आयंस में टूट जाता है, NaCl नेगेटिव इस तरीके। लेकिन कुछ साल्ट ऐसे होते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं CuSO4 5H2O, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट का साल्ट, जिसको ज़्यादातर पिटरस ब्लू भी बोला जाता है, पिटरस ब्लू, कॉपर सल्फेट। इसके अलावा सोडियम, ये अभी ने पढ़ा था, वाशिंग सोडा है, तो ये क्या है, ये एक्स्ट्रा वाटर के मॉलिक्यूल अपने ऊपर लिए हुए हैं, यदि हम इनको हीट करेंगे तो ये वाटर के मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं, वेपर्स की फॉर्म में उड़ते हैं, ना कि ये हम बोल सकते हैं कि केमिकली इसके अंदर बॉन्डेड हैं। तो एक डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसके अंदर आपको दी हुई है ये, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट। और ये साल्ट मिलते ही ऐसे हैं,
ये हम लेके आते हैं इन साल्ट्स को मार्केट में, ऐसे ही फॉर्मूले में मिलते हैं, फॉर्मूला यूनिट में ही होते हैं ये वाटर। ऐसा नहीं है कि जैसे सोडियम के ऊपर तो वो चिपक जाते हैं, गिल्ला हो जाता है नमक। जब बरसात के टाइम में नमक वगैरह हम देखते हैं ऐसे छोड़ दें खुला तो गिल्ला हो जाता है। गिल्ला क्यों? क्योंकि मॉइस्चर कैप्चर करके वो ब्रेक हो गया, टूट गया वो आयंस में। लेकिन ये तो चिपके रहते हैं, ये यहाँ पे ब्रेक नहीं होते हैं साल्ट में। ये क्या करते हैं, चिपके रहते हैं फॉर्मूला यूनिट में, उन्हीं को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसके दो एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, और तीसरा एग्जाम्पल जिसके बारे में अभी इन्हें पढ़ना है, कैल्शियम सल्फेट जो 2 है। ये क्या है? ये आपका जिप्सम होता है, जिप्सम। और जिप्सम आगे वाला हम साल्ट है वो पढ़ेंगे, इसी में से पीओपी, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो निकाला जाता है, वो देख लेते हैं अभी। पेरिस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम पीओपी बोलते हैं, तो ये कैसे तैयार किया जाता है? लास्ट साल्ट है इस चैप्टर का और लास्ट टॉपिक है ये, मानो आप। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को यदि हम हीट करते हैं 373 मीन्स 233 में से माइनस करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको गर्म किया जाता है, क्या होता है, जो ये वाटर के मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में इसके ऊपर थे, कौन से, हालांकि ये रिएक्शन नहीं लिखनी है आपने पीओपी फॉर्मेशन की, कंफ्यूजन रहता है, ये पीओपी फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, ये तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। कहाँ से? ये आपका यहाँ से दूसरी चीज आपसे पूछी हुई है, लेकिन बनता कैसे है? कॉपर सल्फेट, हालांकि इस रिएक्शन का उल्टा किया जाता है। ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को यदि हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O बनता है, और हमारे जो 1.5 जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इस पे उड़ जाते हैं 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम गर्म करते हैं। और जो ये मॉलिक्यूल बना है हमारा, यही हमारा पीओपी है। तो पीओपी फॉर्मेशन आपसे पूछे तो इसको मत लिख देना, ये आपका क्या है, ये दूसरी टाइप की रिएक्शन है। इसमें क्या बोला है, यदि पीओपी को हम वाटर दे देते हैं और जो वाटर की इसके पास कमी थी वो वाटर हमने इसको दे दिया, तो ये क्या हो जाता है, जिप्सम। जिप्सम एक हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड बन जाता है ये, सीमेंट जैसे हमने देखा है सीमेंट को यदि हम पानी में भिगो के रखते हैं तो वो पत्थर बन जाता है पूरा। इसी तरीके से ये होता पाउडर की फॉर्म में है। बनाया कैसे जाता है पाउडर की फॉर्म में? इसको इसको इसमें से वाटर मॉलिक्यूल हटा के, और इसको यदि वाटर के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो ये हार्ड हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए, क्योंकि इसको यदि थोड़ी सी भी नमी मिल जाती है, जैसे सीमेंट है, सीमेंट को भी ऐसे ही हमने नॉर्मली ऐसे रख दिया ना मॉइस्चर वाले का, वो बिल्कुल अंदर ही कट्टे के अंदर ही पक्के पत्थर बन जाती है वो, क्योंकि वो भी वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसे ही कॉपर ये कैल्शियम सल्फेट है ना जो पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी ऐसे हार्ड हो जाता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे हम हड्डियां टूट जाती हैं तो प्लास्टर बंधवाते हैं तो फुल पत्थर हो जाता है एक बार, वो पहले लिक्विड था उसके बाद पत्थर हो जाता है। इसके बाद दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड द सब्सटेंस, डॉक्टर्स जैसे यूज करते हैं इसको फ्रैक्चर्ड बोन, टूटी हुई हड्डियों को सपोर्ट देने के लिए यूज किया जाता है, राइट पोजिशन में रखने के लिए। वैसे इसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो हड्डी हालांकि जुड़ फिर भी जाती हैं, लेकिन हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाए, तो उसकी राइट पोजीशन में रखने के लिए हम क्या बंधवाते हैं, प्लास्टर बंधवाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, वाटर के जब ये मिक्स होता है ना तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या है, एक लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, हार्ड सॉलिड मास, सख्त मास बन जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हालांकि इसके यूजेज भी हैं, टॉयज बनाने में, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, छत की जो डेकोरेशन है उसमें भी यूज किया जाता है प्लास्टर पीओपी। इसके अलावा पेंटिंग के टाइप में भी इसको यूज करते हैं, एक स्मूथ सरफेस आ जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस करने से। ट्राई टू फाइंड आउट कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का केमिकल नाम है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ने दिया हुआ है ना कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, को भी कंफ्यूज मत होना ये क्या पूछ लिया, हेमी मीन्स हाफ, हाफ, और ये क्या है, वाटर, हेमी हाइड्रेट। तो हेमीहाइड्रेट क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है। हो सकता है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कई जने उसको लिख के आएंगे कैल्शियम सल्फेट ही है, हेमीहाइड्रेट भी लिखना पड़ेगा। तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेरिस में एक जगह है वहां से इसके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको निकाला जाता है ना, माइंस होती हैं जैसे, या फिर किसी जगह से ज़्यादा मिलता है ये,
तो एक पेरिस के अंदर एक जगह है, उस जगह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है। हालांकि इसका आंसर मैंने दे दिया। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकॉज, ये नेट से लिया हुआ है, ये बुक में नहीं है अपनी एनसीईआरटी में। बिकॉज इट वाज ओरिजिनली माइंड, माइंड मीन्स की खाने मिलती हैं कहाँ पे, लार्ज क्वांटिटी में। एक जगह का नाम है, रख लेना याद फिर भी, क्योंकि क्वेश्चन बना के छोड़ रखा है एनसीईआरटी ने। तेल आपको निकालनी पड़ सकती है, ये भी दिया नहीं है तो याद करने की जरूरत नहीं है। मोंट मार्ट्रे, मोंट मार्ट्रे नाम की जगह है, और ये पहाड़ियां हैं मोंट मार्ट्रे नाम की हिल्स के अंदर, पेरिस के अंदर मिलता है ये, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम इसका पड़ा हुआ है। बस ये रिएक्शंस याद रखना, उल्टी कब लिखनी है और सीधी कब लिखनी है। ये फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है, मैंने बात अभी बता रहा हूं मैं। फॉर्मेशन की रिएक्शन वो है, उल्टा लिख देंगे और 373 डिग्री से जो केल्विन है वो लिख देते हैं। और ये है जो वो एक क्वेश्चन आएगा अभी हम पढ़ेंगे कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए इसको, तो उसमें यही रिएक्शन लिखी जाती है। तो अब देख लेते हैं हम इसके जो लास्ट ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है, पहले वो देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे। और एक्सरसाइज क्वेश्चन मैक्सिमम हम कर चुके हैं, कुछ एक दो बातें आएंगी जो समझनी है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2, क्या नाम है इसका कॉमन नेम? अभी पढ़ा था हमने, ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है। और साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तरीके से इसका केमिकल नेम बन सकता है। नेम ऑफ द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए? कौन सा था? सेलेक्ट लाइम, CaOH2 प्लस Cl2, क्या बना था? CaOCl2, और इसमें से क्या निकल गया था? H2O, H2O है वो बाहर निकल जाता है, रिएक्शन बैलेंस्ड होती है ऑलरेडी। तो CaOH2 मतलब सेलेक्ट लाइम, आंसर रहेगा सेलेक्ट लाइम, या फिर बोल सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। के बाद है नेम द कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सोपनिंग ऑफ हार्ड वाटर, अभी पढ़ा था हमने, कौन? वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा। और साथ में इसका फॉर्मूला भी याद है तो लिख के आओ उसको, NH2। पर में अच्छे स्कोर करना है आपको, क्योंकि छोटे जितने क्वेश्चन होते हैं ना, इसकी जितनी आप शॉर्ट वर्ड में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देते हो, ये नहीं है कि क्वेश्चन छोटा और आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, शॉर्ट में और एक्सप्लेनेटरी बातें आप यदि बता देते हो, बड़े क्वेश्चन के लिए रास्ता साफ कर देते हैं ये छोटे क्वेश्चन में। ज्यादा एग्जामिनर आपके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेगा। फिर व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब किसकी बात करी है इसने? बेकिंग सोडा की। इज हीटेड, जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, और ये मैंने अभी बताया था, NaHCO3 को हीट करते हैं, क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, और क्या करना है? रिएक्शन इक्वेशन देनी है, और इक्वेशन बैलेंस करके देनी है आपको। बताया था हमने फॉर्मेशन ऑफ वाशिंग सोडा कैसे करते हैं। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस की और रिएक्शन देनी है वाटर के साथ, ये रिएक्शन दी हुई है हमारी, ये लिख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वाटर के साथ रिएक्ट करके जिप्सम बना लेता है। उसके बाद ये क्वेश्चन दूसरे साइड से भी हुआ है, कहाँ पे? हमारी एक्सरसाइज में। देख लेते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। ए लिटमस या ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड को ब्लू में बदला है, इसका मतलब क्या है? वो बेस है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये वैल्यू 7 से कम है, ये वैल्यू 7 से कम है, मतलब ये सारे एसिड हैं, और ये क्या है हमारा? उसके बाद ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग सेल टू गिव गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्रस्ट एग सेल का मतलब क्या है? जो अंडे के ऊपर व्हाइट कलर की सेल होती है, मजबूत परत की बनी होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब उसको हमने क्या किया है? ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग सेल, एक सॉल्यूशन है कोई भी, वो क्या करता है? सॉल्यूशन मान लो HCl का सॉल्यूशन है, वो रिएक्ट करता है इसके साथ, और क्या बनाता है? CaCl2 CO2 टाइप का कोई कंपाउंड बना लेता है, और साथ में हो सकता है H2O भी बनाए। तो इसमें से गैस निकलती है, हालांकि आंसर मैंने बता दिया, गैस निकलेगी, और गैस निकलने के बाद क्या होगी? यहाँ पे हमारा जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर मीन्स सेलेक्ट लाइम, CaOH2, लाइम वाटर भी बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं इसको। तो
ये जब रिएक्शन करती है तो क्या बना लेती है, CaCO3। और ये कैसे होता है, मिल्की कलर में, पढ़ा था हमने प्रीवियस पार्ट में, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसमें मिल्की आ गया तो इसका मतलब कौन सा हमने मॉलिक्यूल लिया है, HCl लिया है। इसके अलावा H2SO4 भी हो सकता है, कोई भी एसिड हो सकता है, कहने का मतलब ये है। क्रैम मत करना इस चीज को। KCl, LiCl, NaCl ये क्या है, सारे साल्ट हैं, साल्ट हैं, नोट एसिड। ये एसिड नहीं है, और कोई भी एसिड हो सकता है इसमें। क्वेश्चन में आपको H2SO4 भी दिया जा सकता है ऑप्शन चेंज करके HCl की जगह। तो आपको एसिड का याद रखना है, ये सॉल्यूशन एसिड की बात कर रहा है यहाँ पे। के बाद 10 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH का 10 मिलीलीटर यूज करना पड़ता है, किसके लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। HCl कितना यूज करते हैं हम, 8 ml। अब बोला है 20 ml, सिंपल है, यदि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 ml हो जाता है हमारा। और ये भी कितना करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 16 ml क्या लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि सेम रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। इस तरीके से हमारा 16 ml है वो, ये हमारा HCl है वो यूज कर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब अपच की कंडीशन, ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है जब पेट के अंदर, उसको किससे, एंटासिड से। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, जर्म्स को किल करने के लिए एंटासिड का ही ज़्यादा जिक्र आया है इसमें। उसके बाद राइट डाउन द इक्वेशंस एंड देन बैलेंस द इक्वेशन टेकिंग प्लेस। बहन अभी चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा था ना, उसी टाइप विद जिंक ग्रेन्यूल, मैंने बताया था कि इस तरीके से रिएक्शन आपसे बैलेंस करनी पूछेगा, आधी रिएक्शन दे देता है, ये नहीं बताएगा कि प्रोडक्ट क्या बना है। यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले, और ये रिएक्शन हमने पढ़ी भी थी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो इसमें HCl नहीं दिया इसने, इस बार क्या दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, H2SO4 प्लस जिंक। अगले पेज पे कर लेते हैं ताकि आपको नोट करने में प्रॉब्लम ना आए, देख लेते हैं इसको। जिंक ग्रेन्यूल मीन्स जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, क्या बना लेता है, ZnSO4 साल्ट बनाएगा, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट था ये। मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टी हम जब पढ़ रहे थे, तो उसमें मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड क्या होते हैं, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, फर्स्ट था। उसके बाद सेकंड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, देख लेते हैं ये, फर्स्ट था, सेकंड है। मैग्नीशियम रिबन मीन्स मैग्नीशियम, नाम में मत कंफ्यूज होना, ये ग्रेन्यूल की बात की थी ना, ग्रेन्यूल्स मीन्स दाने, फॉर्म है एक प्रकार की, किस फॉर्म में आपने मेटल लिए, रिबन क्या है, एक पट्टी के रूप में लिया आपने मैग्नीशियम। HCl के साथ रिएक्शन की है इसने, बनेगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये आपको याद रहेगा, तभी आप कर सकते हो इसको, हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसमें। और फिर बैलेंस करना है तो बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे आप 2 लगा सकते हो, ऊपर वाली तो बैलेंस ऑलरेडी है ही। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद अमोनियम पाउडर, अमोनियम पाउडर, और अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, या फिर अमोनिया, ये मान लो आप, अमोनिया पाउडर है, अमोनिया हालांकि गैस होती है, अमोनियम पाउडर के साथ रिएक्शन दिखाई है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या बनेगा इसके अंदर हमारा, NH4SO4 अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट बनेगा। और कुछ बन सकता है इसमें, बाकी तो सारे हाइड्रोजन हमारे यूज हो चुके हैं, बाकी नाइट्रोजन भी यूज हो चुका है, हालांकि लगाए तो हम यहाँ लगा सकते हैं। इस तरीके से बैलेंस देखा जाए तो ये बैलेंस हो गई है हमारी रिएक्शन। 2 नाइट्रोजन हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 और 2 8, 6 और 2 8 में टोटली 8 आ गए, सल्फेट हमारा सिंगल है, सिंगल। इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ दिखाई है, अमोनिया की, बाकी बुक में नहीं आई। रिएक्शन बनानी आनी चाहिए आपको, आइडिया लग जाना चाहिए कि ये किस में टूटेगा, हाइड्रोजन निकलेंगे इसमें से, और अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम आयन में, NH4 में, और NH4 की वैलेंसी होती है 1। सल्फेट के साथ सिंपल इसका फॉर्मूला बना दो आप, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनिया से रिलेटेड ऐसे ही फर्स्ट चैप्टर में भी आया था एक, हाइड्रोजन और
जो नाइट्रोजन है अमोनिया बनाती है, तो यहाँ पे अमोनियम पाउडर से रिएक्शन आपसे पूछ। तो ये क्वेश्चन बने, हालांकि इसमें हमने एसिड की जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे उसके अंदर भी नहीं डिस्कस किया। ये आपके माइंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था कि आप कितना याद रख पाते हो। उसके बाद है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद, मतलब HCl की रिएक्शन किसके साथ दिखानी है, आयरन फिलिंग के साथ। फोर्थ नंबर पे है, मैं बता देता हूँ, HCl और आयरन फिलिंग मतलब Fe। फिलिंग मतलब एक प्रकार का पाउडर फॉर्म में मान सकते हो आप, या फिर छिलके से होते हैं जो, वो बोला है। तो HCl और आयरन की रिएक्शन क्या बनेगी, FeCl2, आयरन क्लोराइड। और क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बचेगा जो क्लोरीन निकल गया इसमें से, H2 गैस निकले, ये पता होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस निकले, तो यहाँ पे 2 लग जाता है। आयरन के साथ रिएक्शन करके आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज। नेक्स्ट देख लेते हैं हम बचे हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, compound such as alcohol and glucose also contains hydrogens but not categorized as acid, describe activity। एक्टिविटी प्रूव। एक्टिविटी में हमने प्रीवियस पार्ट में बड़े अच्छे से समझाया था, वो नेल लेनी है, नेल को हमने क्या करना है, कोरक के ऊपर लगा के, और यहाँ पे सॉल्यूशन लेना है, और नेल को क्या करना है, फिर एक सेल के साथ कनेक्ट कर देना है, और सेल के साथ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक बल्ब भी लगाना है, हमने बल्ब लगाना है। और क्या होएगा, जब इसको हम सेल या फिर स्विच को ऑन करेंगे तो देखेंगे इसके अंदर जब हम ग्लूकोज लेंगे या फिर अल्कोहल लेंगे, क्या होएगा, बल्ब ग्लो नहीं करता है। ग्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या है, वाटर की प्रेजेंस में ये डिसोसिएट नहीं हुआ है। डिसोसिएट का मतलब ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, प्रोटॉन नहीं रिलीज हुए हैं इसके अंदर, और प्रोटॉन नहीं रिलीज हुए हैं इसका मतलब ये एसिड नहीं है। कल पढ़ा था हमने, अच्छा डिटेल से डिस्कस की थी एक्टिविटी। वाई डज द डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन लेना है ना इस एक्टिविटी में, डिस्टिल्ड वाटर ही लेना है। यदि हमने नॉर्मल वाटर ले लिया ना, उसके अंदर तो आयंस होते हैं। का आंसर अब आगे देखेंगे हम, ये जैसे डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन रेन वाटर करता है। रेन वाटर को कई बार हम किस में यूज करते हैं, के अंदर जो बैटरी होते हैं हमारे घर में, बैटरी के अंदर वाटर डालने में। और हालांकि बैटरी में कौन सा वाटर डलता है, डिस्टिल्ड वाटर। तो रेन वाटर कौन सा यूज करते हैं, कुछ टाइम बारिश होने के बाद, 15-20 मिनट आधा घंटा बारिश होने के बाद जो दोबारा बारिश होती है ना, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। शुरुआत वाला वाटर क्यों नहीं, क्योंकि उसके अंदर CO2, NO2, NO2, यदि SO2, SO3, ये गैसेज वाटर में मिलके क्या बनाती है, एसिड रेन, एक प्रकार की एसिडिक नेचर होती है उसकी। और एसिडिक नेचर है तो जाहिर सी बात है वो आयंस बनाएगा पानी में घुल के, और आयंस बनेंगे तो जाहिर सी बात है वो कंडक्टिविटी शो करेगा। डिस्टिल्ड वाटर एक ऐसा वाटर है जो क्या है, जिसके अंदर कोई आयंस नहीं, नो आयंस आर प्रेजेंट। कोई भी आयन नहीं होते तो उसमें तो, हाँ अब किसी भी चीज़ को, यदि मोबाइल फ़ोन भी गिर जाए उसके अंदर, वॉच गिर जाए, एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है। हल्के छोटे मोबाइल फ़ोन के साथ कर सकते हो, करो तो, लेकिन महंगे के साथ करोगे तो हो सकता है वो आयंस नेचर से भी ले लेता है ना, CO2 है वो तो हमारे एनवायरनमेंट में भी है। तो डिस्टिल्ड वाटर को यदि लैब में हम एक्सपेरिमेंट करके देखें तो नहीं करता है वो कंडक्टिविटी, और मोबाइल फ़ोन आपका बचा रहेगा। नॉर्मल वाटर में गिरते ही वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जो छोटे सर्किट होते हैं, माइक्रो सर्किट्स मोबाइल फ़ोन में, डैमेज हो जाते हैं शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एसिड्स डोंट शो एसिडिक बिहेवियर इन अब्सेंस ऑफ वाटर, बिकॉज इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू प्रोटॉन। ये प्रोटॉन्स में डिसोसिएट नहीं होते हैं एसिड, वाटर की एब्सेंस। वाटर की जरूरत होती है इनको डिसोसिएशन के लिए, तभी तो हमने देखा था कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर कौन सा वीक है, तरीके से आपको याद रखना है। और वहां पे क्वेश्चन आया था एक ब्लू बॉक्स में, ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, क्योंकि कोई भी एसिड हो विदाउट वाटर, 10th पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, हायर क्लासेज में तो डेफिनेशन चेंज हो जाती है। कोई भी एसिड वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं करेगा, H पॉजिटिव आयन ही शो नहीं करता है। उसके बाद 5 सॉल्यूशंस ABCD आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, और इनके अंदर दिया हुआ है कि pH, और pH क्या क्या है, पहले वाले की 4, उसके बाद दे रखी है 1, उसके बाद दे रखी है 11, उसके बाद दे रखी है 7 और एक 9 में से हुआ है कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है।
7 वाला हमारा न्यूट्रल है। स्ट्रोंगली एल्कलाइन जो 14 के पास है ज़्यादा, 14 के पास यहाँ पे 11 है, 11 वाला स्ट्रोंगली एल्कलाइन। स्ट्रोंगली एसिडिक कौन है, 0 के पास कौन सा है, 0 के पास 1 वाला है, तो 1 हो गया। वीकली एसिडिक 7 के पास वाला, पीएच को जब मैंने डिटेल में समझाया था फर्स्ट पार्ट में, बड़े अच्छे ढंग से समझाया था इसको, वीकली एसिड। इसमें वीकली एसिड में क्या आएगा फिर, 6 या 7 के आसपास वाला है 4। और वीकली एल्कलाइन मतलब 7 के आसपास वाली कंडीशन कौन सी है इसमें, 9। तरीके से आपके यहाँ पे अलग अलग आंसर बनेंगे। उसके बाद अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये याद रखना है, पीएच के हिसाब से इंक्रीज नहीं करना है इनको, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा होती है एसिडिक की, जो स्ट्रोंगली एसिडिक है। मतलब एसिडिक से हमको बेसिक की तरफ बढ़ना है। इस चीज़ को यदि आपने पढ़ने में गड़बड़ कर दी ना, पूरा का पूरा आप कॉन्सेप्ट गलत कर दोगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैसे बताना है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम पहले लेना है हमने, सबसे कम क्या है, सबसे कम मतलब है जो सबसे ज़्यादा बेसिक है, सबसे ज़्यादा बेसिक है 9, 9 वाला। और 9 वाला कौन है हमारा, ये हम बात करें, 9 वाला है हमारा यहाँ पे, बात करें रेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पीएच को ही पूछा इसने, सॉल्यूशन को नहीं पूछा, तो पीएच को ही अरेंज करना है। तो 9 वाले में, बल्कि 9 नहीं, 9 से भी बल्कि 11 है, सबसे पहले 11 आएगा, ज़्यादा पीएच है ना जिसकी, सबसे पहले आएगा 11, फिर आएगा 9, फिर आएगा 7, और फिर आएगा हमारा क्या 4, और लास्ट में आएगा 1। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को के हिसाब से सबसे कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसमें, सबसे ज़्यादा हमारे मोस्ट एसिडिक वाले में। पीएच के हिसाब से आ जाता ना, फिर हम इसको उल्टा कर देते, सिंपली पीएच तो हमको पता ही है 11 सबसे ज़्यादा है, सबसे छोटे से बड़े की ओर लेके चलते, तो ये ऑर्डर रहेगा इसका आपका। क्वेश्चन में थोड़ा सा आप गड़बड़ी कर सकते हो यदि आप जल्दबाजी करोगे तो। मेन क्वेश्चन को इसलिए बोला जाता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कितना आंसर लिखना है, टू द पॉइंट कितना लिखना है, तभी आप समझ सकते हो। फाइंड इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन, equal length of magnesium ribbons are taken in test tube A and B. Hydrogen chloride acid is added to test A, while acetic acid is second test tube में हमने acetic acid लिया है। Amount and concentration taken for both the acids are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? Fizzing का मतलब है जब रिएक्शन होती है ना, तो वो दाग बनती हैं या रिएक्शंस की वजह से वहाँ पे फ्यूम सी बनती हैं। इस तरीके से विगरस एक्टिविटी कौन सी रहेगी इसमें, इसको समझ लेते हैं हम थोड़ा सा अलग से। क्या बोला है आपको, दो टेस्ट ट्यूब ली हैं, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी, दोनों के अंदर हमने लिया है मैग्नीशियम रिबन, और मैग्नीशियम रिबन पट्टी जैसी होती है, को ले लिया हमने मान लो, और दूसरे में भी ऐसे ही मैग्नीशियम लिया हुआ है। टेस्ट ट्यूब ए, इनको पढ़ना जरूरी है कि इसमें क्या लिया है इसने। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर लिया है HCl, टेस्ट ट्यूब ए में जो सॉल्यूशन लिया है ना इसने, वो लिया है HCl, और यहाँ पे लिया है एसिटिक एसिड। HCl बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है फिर, रिएक्शन भी स्ट्रॉन्गली करता है, मोर विग्रसली, जबकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, एसिड जो कि कम डिसोसिएट होता है, या इसकी पावर बहुत कम होती है। पावर कम है तो जाहिर सी बात है रिएक्शन भी क्या करेगा, स्लो रिएक्शन करेगा, इतनी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं करता है। तो विगरस रिएक्शन, और सबसे ज़्यादा फीजिंग, सबसे ज़्यादा फॉर्मिंग, सबसे ज़्यादा यदि हम बोले यहाँ पे फॉर्मिंग या फिर हीट, ये चीज़ें सारी की सारी इसमें होंगे होने की वजह से HCl वाला जो टेस्ट ट्यूब ए है ना में ज़्यादा मिलेगी। और रीजन क्या बताओगे, ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ HCl, या फिर बोल सकते हैं HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये H3OH, के बारे में हम चैप्टर 4 के अंदर पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले में। के बाद फ्रेश मिल्क हैज pH 6, थोड़ा सा एसिडिक होता है मतलब फ्रेश मिल्क। हाउ डू यू थिंक द pH चेंज एज इज टर्न्स कर्ड, जब ये दही बनता है इसका, दही में और खटास आ जाती है,
एसिडिक नेचर ज़्यादा बढ़ती है, तो क्या होएगा इसका पीएच? पीएच हम बोल सकते हैं 6 से भी लोअर हो जाएगा, लोअर देन 6। ये तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन यही है कि कार्ड में बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि कर्ड और मिल्क के अंदर होते हैं भाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड को बनाने वाले बैक्टीरिया। और जब इनको टाइम मिलता है ना, ये ग्रोथ करते रहते हैं, नंबर बढ़ाते हैं अपना, प्रोडक्शन कर करके अपना नंबर बढ़ाएंगे, और ज़्यादा नंबर बढ़ाएंगे तो इनको खाने के लिए भी ज़्यादा चाहिए, तो ये मिल्क को खा खा के क्या करते हैं, उनको कर्ड में कन्वर्ट करते रहते हैं। इसलिए कर्ड में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की अमाउंट ज़्यादा होती है, और लैक्टिक एसिड की बोल सकते हैं हम अमाउंट ज़्यादा होती है। दूध में भी होती तो है लैक्टिक एसिड, लेकिन कम होता है। बैक्टीरिया जैसे जैसे उसमें आएंगे तो बढ़ते रहेंगे। हम यदि गर्म दूध कर देते हैं और उसके बाद उसको वैसे छोड़ दे दही जमाने के लिए, फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हमने गर्म करके मार दिया है, और उससे जो दही बनेगी ना, फिर वो उसमें खटास नहीं आएगी, लैक्टिक एसिड नहीं मिलेगा उसके अंदर, के अंदर कड़वास हो सकती है, या फिर वो दूध फट तो जाता है, लेकिन उसमें इसलिए क्या करते हैं हम, दूध से दही जमाने के लिए उसके अंदर पहले से थोड़ी सी अमाउंट दही की डालते हैं या फिर छाछ की डालते हैं, जिससे क्या है थोड़ी सी अमाउंट हमने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वो डाल दी, फिर उसमें खटास आती है, फिर वो नेचुरल दही बनती है। तो ये भी थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटी से समझ सकते हो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नॉर्मली दूध में होते हैं और फ्रेश मिल्क में, और जब उसको गर्म करते हैं तो मर जाते हैं। उसके बाद उससे दही जमानी है तो हमको थोड़ी सी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डालने पड़ेंगे, जो इनोक्यूलेशन का काम करते हैं। इनोक्यूलेशन मतलब स्टार्टर का काम करते हैं, स्टार्टर शुरुआत कर देते हैं ये एक प्रकार से दही जमने की। और लैक्टिक एसिड हालांकि बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में चला गया, लेकिन यहाँ पे 6 pH है मिल्क की, तो 6 से क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। लोअर क्यों? बिकॉज बिकॉज द अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इज लैक्टिक एसिड की अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से हमारी जो पीएच है वो लोअर हो जाती है, पीएच 6 से। का आंसर था ये। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा, फ्रेश मिल्क में वो थोड़ा सा अमाउंट इसका डाल के रखता है बेकिंग सोडा का। और ये सोडा क्या है, थोड़ा सा एल्कलाइन नेचर का है, कहने का मतलब एल्कलाइन है इसकी नेचर, बेसिक नेचर है। तो क्यों डालता है यही पूछ रहा है। वाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रेश फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन, एल्कलाइन की तरफ बढ़ाता क्यों है? अभी देखा था हमने, यदि उसको ऐसे छोड़ दिया जाए ना, वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसको जल्दी जल्दी क्या कर देंगे, खराब कर देंगे दूध को, तो वो दही भी नहीं बनेगी। कि दही यदि ऐसे कच्चा दूध फट जाता है बिना उबाले ही, तो वो क्या है, वो दही का भी आपको टेस्ट नहीं देगा, वो बैक्टीरिया उसको डैमेज कर देंगे। तो बैक्टीरिया से डैमेज से बचाने के लिए, ताकि वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसको डैमेज ना कर सकें, टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ मिल्क, या फिर टू प्रिवेंट इट टू सेट इनटू कर्ड, कर्ड में जमने से पहले, मतलब जमने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं सिंपली, या फिर ये जो मिल्कमैन क्या करता है उसको थोड़ा सा बेसिक बना लेता है। बेसिक बनाएगा तो जाहिर सी बात है मिल्क की जो एसिडिक नेचर आने में ना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। वो 6 से और ज़्यादा कम होएगी तो वो टाइम से, एक तो 6 से कम हो रही है वो, और एक हमने थोड़ा सा उसमें ये बेस डाल दिया, मान लो 8 to 9 कर दी उसकी पीएच, तो और एसिडिक होने में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा पीएच कवरेज करनी पड़ेगी, ताकि हमको क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मिल्क फ्रेश मिले, ये भी बोल सकते हैं कि इसलिए वो दही ना बने उसकी। वाई डज ही दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट कर्ड, आपसे पूछा है कि ये ज़्यादा टाइम क्यों लेता है दही जमने में, तो इसका ये रीज़न यही है, कर्ड बनने में जो मिल्क को टाइम क्यों ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि हमने इसकी पीएच को ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। और जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टिक एसिड जब इसके अंदर बनना शुरू होएगा, तो शुरुआत में तो किसको न्यूट्रल कर देगा वो, शुरुआत में तो न्यूट्रल करेगा हमारी बढ़ी हुई पीएच को, तो न्यूट्रल करने में भी टाइम लगेगा। फिर वो क्या करेगा, पीएच को और ज़्यादा लोअर करेगा, तो क्या बोल सकते हैं हम, लैक्टिक, हाँ लैक्टिक एसिड रिड्यूस्ड, दूसरे का आंसर बता रहा हूँ मैं, बाय LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया,
टेक्स टाइम या टेक्स सम टाइम टू न्यूट्रलाइज द alkaline pH, alkaline pH ड्यू टू बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की जो बढ़ी हुई पीएच है, अल्कलाइन पीएच है, उसको न्यूट्रलाइज करने में उसको टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हालांकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ था, इसको टाइम लगता क्यों है? क्योंकि जो एसिड है ये आराम आराम से बनना शुरू होएगा, पहले उसको न्यूट्रलाइज करेगा, या फिर बोल सकते हैं हैव टू न्यूट्रलाइज, ये भी बोल सकते हो क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। जो एल्कलाइन पीएच है तो न्यूट्रलाइज करके ही वो फिर एसिडिक की तरफ बढ़ना शुरू करे। टाइम इसी में ही लगता है उसको न्यूट्रलाइज करने में ही। उसके बाद नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। बाकी वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन लगभग क्वेश्चन हो ही चुके हैं हमारे। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। अभी डिस्कस किया था क्यों करना चाहिए इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, क्योंकि ये हार्ड मास बन जाता है। हमारी एनसीईआरटी में लाइन एज इट इज दी। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या करते हैं, साल्ट बना लेते हैं। दो रिएक्शन बतानी है, कोई भी दो एसिड ले सकते हो। HCl है, HCl की रिएक्शन किसके साथ? NaCl के साथ, या फिर किसके साथ कर सकते? NaOH के साथ। एक साइड में NaOH ले लिया, एक बार हमने MgOH2 ले लिया। दोनों की रिएक्शन HCl के साथ कर सकते हैं, या दोनों की रिएक्शन H2SO4 के साथ कर सकते हैं। कोई भी रिएक्शन, जरूरी नहीं है कि रट ली हमने बस HCl की रिएक्शन NaOH के साथ कर ली और साल्ट बन गया। ठीक है, कोई भी बेस ले सकते हो और कोई भी एसिड ले सकते हो, उससे आप रिएक्शन वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट। वो क्या है? गिव टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ये हम कर ही चुके हैं। दो दो यूज बताने हैं आपने, क्या क्या रहते हैं किसके, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो लगभग हमारा जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव डिटेल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब रखना है, क्योंकि हमने जो सीरीज स्टार्ट की है इसकी साइंस चैप्टर्स की, उसमें हमने क्या कर लिया है, फिलहाल चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन समेत। और केवल एनसीईआरटी एक्सरसाइज या इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं किए हमने। टाइम जरूर लगा है, लेकिन हमने एनसीईआरटी की हर लाइन को, हो सकता है इक्का दुक्का लाइन छूटी हो, उसको आप खुद भी कवर कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम पार्ट कोशिश की गई है करने की। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट्स या नेक्स्ट जो आपको चैप्टर मिलेगा, चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिटेल के लिए आप चैनल के साथ कंटिन्यू रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, और बाकी आगे की वीडियोज़ का है जो वेट करें। थैंक यू सो मच।